हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आपने पिछले वीडियो में देखा जिसमें मैंने बताया कि झारखंड के धरातलीय स्वरूप में हमने 5 भागों में बांटा, जिसमें पहला भाग पाट प्रदेश के रूप में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज उससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं उससे आगे का भाग। आगे में झारखंड का दूसरा जो भाग है, भौतिक विभाग कह सकते हैं या धरातलीय स्वरूप कहें, जो भी नाम दें उसका वो नाम होगा, वो प्रदेश का नाम होगा, वो धरातलीय स्वरूप का नाम होगा रांची एवं हजारीबाग का पठार। रांची एवं हजारीबाग का पठार जो है छोटा नागपुर पठार का केंद्रीय भाग है, इसीलिए इसे केंद्रीय भूभाग भी कहा जाता है। रांची और हजारीबाग पठार दोनों का ऊंचाई समान है, लेकिन रांची पठार और हजारीबाग पठार को एक दूसरे से अलग करने का काम दामोदर घाटी करती है। अर्थात यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रांची पठार को हजारीबाग पठार से कौन अलग करता है, तो उसका उत्तर होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी इन दोनों को बांटने का काम करती है। आगे यदि देखें तो यहाँ एक फैक्ट और भी जुड़ा हुआ है कि रांची पठार जो है वो सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। हम 5 प्रदेश जो बांटे हैं, जिसमें कि कल हम पाट प्रदेश के बारे में चर्चा किए, तो यदि प्रश्न ये पूछा जाता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो पाट प्रदेश, उसका आंसर होगा पाट प्रदेश। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि झारखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल में विस्तृत भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो उसका आंसर होगा रांची का पठार। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ है रांची का पठार, रांची और हजारीबाग के पठार में। तो यहाँ जो हम लोग डिस्कस करेंगे, रांची हजारीबाग के पठार को अलग अलग टॉपिक के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे। रांची पठार को अलग करेंगे और हजारीबाग पठार को अलग से करेंगे, लेकिन जो भौतिक विभाग है वो दोनों एक में है, रांची एवं हजारीबाग पठार। यहाँ ध्यान देने, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि रांची और हजारीबाग पठार को केंद्रीय उच्च भूमि भी कहा जाता है। इसलिए यदि प्रश्न कभी पूछा जाए कि केंद्रीय उच्च भूमि में कौन शामिल है, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ कंफ्यूज करके सिर्फ रांची पठार को टिक करके आ जाए। केंद्रीय उच्च भूमि में रांची पठार और हजारीबाग पठार दोनों शामिल है। ठीक है, आइए देखते हैं रांची पठार में क्या क्या है। तो रांची पठार में सबसे पहला चीज़ जो है कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है या सबसे बड़ा धरातलीय स्वरूप है। उसके बाद रांची शहर जो है हमारा झारखंड का कैपिटल सिटी जो है वो रांची पठार पर ही स्थित है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि रांची शहर जो है वो किस पठार पर स्थित है या झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप पर स्थित है, तो आंसर होगा उसका कौन सा, तो रांची पठार। यदि क्वेश्चन होगा कि नेतरहाट कहाँ स्थित है, किस भौतिक प्रदेश में स्थित है, तो उसका आंसर होगा पाट प्रदेश। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसमें। तो रांची पठार का औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है। यदि फीट में कहें तो 3000 फीट। ठीक है, 2000 फीट। उसके बाद आगे यदि देखें तो यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं इस क्षेत्र से। उसमें दामोदर, स्वर्णरेखा, कांची और कारो नदी का यह उद्गम क्षेत्र है। कौन? रांची पठार। कारो नदी यदि याद होगा तो यहाँ कोयल कारो परियोजना का आरंभ किया गया। यदि आपको नहीं याद हो तो आगे का चैप्टर जो होगा, इस चैप्टर के बाद, वो जलवायु के बाद हम उसी चैप्टर में आएंगे, तो उसमें बताएंगे कोयल कारो परियोजना के बारे में। तो यहाँ उसको याद रखें कि दामोदर, स्वर्णरेखा, कांची और कारो नदी का उद्गम क्षेत्र रांची पठार ही है। आगे कई सारे जलप्रपात भी जो झारखंड के ऊंचे जलप्रपात हैं, उनका जन्म स्थल या उनका स्थान भी रांची पठार ही है। क्योंकि
जो पाट प्रदेश है उसका ऊपर का जो भाग है वो फ्लैट है, समतल है, लेकिन रांची पठार का जो भाग है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, जिसके कारण से यहाँ का जो स्थिति है, परिस्थिति है, कंडीशन जो है वो वाटरफॉल को यानी कि जलप्रपात को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए इसी प्रदेश में रांची पठार में कई सारे वाटरफॉल्स मिलते हैं, जिनमें झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल लोधा प्रपात जलप्रपात या बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वो यहाँ स्थित है। बूढ़ा घाघ को ही लोधा जलप्रपात कहते हैं। हुंडरू, सदनी, घाघरी, जोन्हा जलप्रपात का यह क्षेत्र है। इसके बाद यदि और आगे कहें तो दामोदर नदी जो है उस एक दरार घाटी का निर्माण करती है, जिसके कारण से रांची का पठार हजारीबाग पठार से अलग होता है। अब आइए देखते हैं हजारीबाग पठार को। तो हजारीबाग पठार जो है वो ऊंचाई में रांची पठार के समान है, अर्थात इसका औसत ऊंचाई भी 600 मीटर है, लेकिन इसका क्षेत्रफल रांची पठार से कम है। इस दोनों का जो क्षेत्रफल है वो अलग अलग है, लेकिन ऊंचाई एक समान है। हजारीबाग पठार जो है इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला हजारीबाग का उच्च भूभाग और दूसरा हजारीबाग का निम्न भूभाग या निम्न प्रदेश। हजारीबाग का निम्न प्रदेश जो है उसी को हम लोग तीसरे भूभाग में बांटे हैं, जिसको कि छोटा नागपुर का बाह्य प्रदेश भी कहा जाता है। तो छोटा नागपुर का बाह्य प्रदेश कहें या हजारीबाग का निम्न भूमि या हजारीबाग का बाह्य भूमि कहें, हजारीबाग पठार का बाह्य भूमि कहें, बाह्य प्रदेश कहें, दोनों एक ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हजारीबाग का उच्च भूभाग में। तो हजारीबाग के उच्च भूभाग के एक क्षेत्र में ही हजारीबाग शहर बसा हुआ है। यानी कि यदि आपसे पूछे कि हजारीबाग शहर किस पठार पर स्थित है, तो और ऑप्शन आपका दे रांची का पठार, हजारीबाग का उच्च पठारी क्षेत्र या हजारीबाग का बाह्य पठारी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आपका होगा हजारीबाग का उच्च पठारी प्रदेश में। ठीक है, यानी कि हजारीबाग के ऊंचा जो भूभाग है, उच्च पठारी क्षेत्र है, वहीं हजारीबाग शहर बसा हुआ है, जबकि इसके बाह्य भाग में कोडरमा और चतरा जिला स्थित है। तो चतरा और कोडरमा जिला स्थित के भाग को ही हजारीबाग पठार का बाह्य या सबसे निचला प्रदेश भी कहते हैं, जिसको एक अलग नाम से छोटा नागपुर का बाह्य पठार भी कहा जाता है। ठीक है, हजारीबाग जो धनबाद जो है इसके पूरब में स्थित है। किसके? तो हजारीबाग के उच्च पठार जो है उसके पूर्व में कौन है? तो धनबाद स्थित है। आगे यदि हजारीबाग का पठार का औसत ऊंचाई कहें तो 600 मीटर, ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं। अब आइए देखते हैं छोटा नागपुर का बाह्य पठार या इसको कहें तो हजारीबाग का निचला पठारी क्षेत्र। बाह्य छोटा नागपुर पठार जिसे कि कोडरमा पठार या चतरा पठार या गिरिडीह का पठार भी कहा जाता है या हजारीबाग का निम्न पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। इसका विस्तार यदि कहें तो आप यहाँ इस मैप में देखें तो चतरा फिर कोडरमा और गिरिडीह क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। इस क्षेत्र में जो है सबसे फेमस यदि कहें तो ये है पारसनाथ के कारण से। पारसनाथ इसी क्षेत्र में स्थित है। यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन यदि प्रश्न पूछा जाए कि पारसनाथ क्षेत्र किस भौतिक प्रदेश में या पारसनाथ पहाड़ी किस भौतिक प्रदेश में स्थित है, तो उसका उत्तर होगा हजारीबाग का बाह्य पठार या कहें छोटा नागपुर पठार का बाह्य प्रदेश में या गिरिडीह पठारी क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे देखते हैं यदि पारसनाथ में एक और चीज़ है। यहाँ हम हाइट नहीं बता रहे क्योंकि हाइट जो है हम इसके बारे में पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं बताया।
आप यदि नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लें, जो कि लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक। तो पारसनाथ जो है इसके बारे में और भी एक याद रखिए कि पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी को सम्मेद शिखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम्मेद शिखर। पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी को सम्मेद शिखर कहा जाता है। और याद रखिए कि पारसनाथ किस चट्टान से निर्मित है? पारसनाथ की पहाड़ी किस चट्टान से निर्मित है? तो पैरोक्सी ग्रेनाइट चट्टान से ये निर्मित है। पैरोक्सी ग्रेनाइट चट्टान से ये निर्मित है। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं अगला दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र। तो दामोदर और बराकर नदी झारखंड की दो प्रमुख नदियां हैं, इसलिए कि दामोदर तो आप जान रहे हैं कि कोयला के कारण से बहुत ज़्यादा फेमस है, और बराकर भी कई सारे डैम जो है जो झारखंड में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इन्हीं दो नदियों पर बनाया गया है। जो चाहे वो बराकर नदी पर बना हुआ तिलैया डैम हो, मैथन डैम हो, कोनार डैम हो, जो कि अन्य नदियों पर बनाया गया है, लेकिन कई सारे डैम जो हैं ये इसी पर बनाए गए हैं। आगे देखते हैं कि दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र को, तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, इसको बांटा जा सकता है उच्च दामोदर क्षेत्र, और दूसरा दामोदर घाटी का निचला क्षेत्र। दामोदर घाटी के उच्च क्षेत्र और दामोदर घाटी के निचले क्षेत्र को 300 मीटर का 300 फीट की कंटूर रेखा विभाजित करती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दामोदर नदी को दो भागों में बांटने वाला कंटूर लाइन या समुच्च रेखा कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा 300 फीट की। ठीक है, आगे देखिए कि ऊपरी जो दामोदर घाटी क्षेत्र है इसे ही रामगढ़ पतरातू प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, ऊपरी दामोदर घाटी क्षेत्र को रामगढ़ पतरातू प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, दामोदर घाटी का उत्तर पूर्वी भाग जो है दामोदर घाटी के उत्तर पूर्वी भाग में बराकर नदी घाटी क्षेत्र स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें बराकर नदी में, तो बराकर नदी का ऊपरी भाग जो है वो समतल है, जबकि बराकर नदी का निचला जो भाग है वो सीढ़ी नुमा ढाल लिए हुए है। ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि बराकर नदी जब मिलती है अपने मुख्य नदी में, तो उस समय बराकर नदी का इस मिलने के समय में तो श्योर होगा कि उसका ढाल होना ही होगा, तभी वो मिलेगी, और नहीं तो यदि ढाल उतना नहीं होगा तो ये नदी फिर मिलेगी कैसे? नदी का हाइट की ओर तो जाना नहीं है, वो तो हमेशा अपने स्लोप की ओर जाएगी। तो ये अपना कॉमन सेंस है जो आपको यूज़ करना है। तो शुरुआत में इसका ढाल क्या होगा? समतल होगा, लेकिन जैसे जैसे नदी आगे बढ़ेगी उसका ढाल जो है स्लोप यानी कि नीचे की ओर जाएगा, ऐसे जाएगा, तभी नदी जो है आगे की ओर बहती। यदि इस तरह तो पॉसिबल ही नहीं कि नदी इधर जाएगी। ठीक है, हाइट की ओर तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे नदी का ये क्रम है तो ढाल जो होगा ऐसे होगा, या ढाल यदि बहुत कम भी होगा तो नीचे कुछ भी होगा ढाल, लेकिन इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ढाल होगा, तभी नदी का जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि ढाल इस तरह से होगा, हाइट होगा और नदी का डायरेक्शन भी ऐसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप भी इस चीज़ को अनुमान लगा सकते हैं। तो बराकर नदी घाटी क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जो है इसका समतल क्षेत्र है, और दूसरा जो है वो धीमे ढाल वाला या सीढ़ीनुमा ढाल वाला क्षेत्र है। चलिए उसके बाद देखते हैं अंतिम प्रदेश, वो है संथाल परगना उच्च भूमि और अप्रदित भूभाग कह सकते हैं, या इसको मैदानी क्षेत्र में भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मैदानी क्षेत्र झारखंड में बहुत कम है, जिसमें कि आपको एक साहेबगंज का जो गंगा नदी घाटी का, गंगा नदी के किनारे वाले जो भाग हैं जो साहेबगंज क्षेत्र में है, दूसरा चाईबासा का मैदान है, और तीसरा यदि और भी कहें तो कोयल बेसिन में का जो क्षेत्र है कोयल नदी के,
वहाँ आपको हल्का सा मैदानी भाग मिलेगा। स्वर्ण रेखा नदी घाटी के क्षेत्र में हल्का सा मैदानी भाग मिलेगा। मैदानी भाग यहाँ उतने नहीं हैं, लेकिन अपरदित भाग है यहाँ बहुत सारे, क्योंकि बहुत पुराना पठार है। शुरू के इसके चट्टान बहुत पुराने हैं, प्रथम श्रेणी के चट्टान है। तो अपरदित या उनका तो कह सकते क्षय होना लाजमी है, समय के साथ उनका क्षय होना ही था। तो अपरदित क्षेत्र यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को यहाँ रखा है। इसका औसत ऊंचाई जो है वो 200 मीटर मान करके चलते हैं, क्योंकि यह कहीं 75 सेंटीमीटर तक भी ये है और कहीं ये 300 मीटर तक भी है। तो यदि एक एवरेज औसत लेकर के चले तो 200 मीटर इस क्षेत्र का ऊंचाई मान सकते हैं। आगे है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र है। राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार संथाल परगना के सभी जिलों में पड़ता है। ठीक है, आप जामताड़ा को निकाल सकते हैं, नहीं तो सभी जिले जो है संथाल परगना के सभी जिले में इसका विस्तार मिलता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार है वो लगभग 2000 मीटर स्क्वायर में है। 2000 मीटर स्क्वायर किलोमीटर में, 2000 किलोमीटर स्क्वायर में राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार मिलता है। ठीक है, उसके बाद यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि राजमहल पहाड़ी का निर्माण किस चट्टान से हुआ, तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ। लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। आप बेसाल्ट और ग्रेनाइट कन्फ्यूज़न ना करें, ज्योग्राफी में हम आपको बताएंगे बेसाल्ट कब हो जाता है और ग्रेनाइट कब होता है, ये आपको बताएंगे। अभी आप याद रखिए कि बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। ठीक है, आगे इसके बाद है कि आपका मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र में आपको एक ही याद रखना है, वो है मैप में देखिए चाईबासा का मैदान को। तो चाईबासा का मैदान जो है इसलिए इसको याद रखना है कि इसके चारों ओर ऊंचे भूभाग अपरदित भूभाग हैं। ठीक है, तो अपरदित भूभाग है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि चाईबासा के उत्तर में कौन सा भाग स्थित है, चाईबासा के चाईबासा मैदान के दक्षिण भाग में कौन स्थित है, क्या स्थित है, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसीलिए मैप से आप याद रखें कि इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। ठीक है, तो चाईबासा के ऊपर में जो है वो है आपका क्या, तो दलमा श्रेणी है। ठीक है, चाईबासा देखिए हम यहाँ आपको बताए हुए हैं कि चाईबासा का उत्तर दिशा में दलमा श्रेणी है, दक्षिण दिशा में कोल्हान की पहाड़ी है, पूरब दिशा में ढालबुम का क्षेत्र है और पश्चिम की दिशा में सारंडा वन का क्षेत्र है। पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम का है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पोरहट का क्षेत्र है, पोरहट का क्षेत्र स्थित है। आप इतना याद रखेंगे। एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं, चाईबासा मैदान के उत्तर में दलमा श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान का पठार या कोल्हान पहाड़ी, पूरब में आपका है ढालमुम का क्षेत्र और पश्चिम में सारंडा वन क्षेत्र स्थित है। इतना में आपका झारखंड का धरातलीय स्वरूप कंप्लीट होता है। आप इस चीज़ को बढ़िया से याद कर लें, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। चलिए मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।